अस्सलाम वालेकुम, खालिद सैफुद्दीन आपके साथ। और हम रैप अप करेंगे अपने गुज़रे हुए हफ्ते का। ये हफ्ता जो 25 जुलाई को शुरू हुआ और 29 जुलाई को ख़त्म हुआ, ये हफ्ता बहुत ही ज़बरदस्त सरगर्मियाँ और न्यूज़, अफवाहें और ख़दशात को लेकर चला। सब में पहले मैं जुमे के सेशन पे बात करूँगा। आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर हमारा चार्ट होगा इंटरडे का, फ्राइडे सेशन का। अच्छा जनाब, देखिए, जो जुमे को आपको कॉल दी गई उसमें वाज़े तौर पे ये बात बताई गई कि जो एक वेव ऑफ एक्साइटमेंट थी उसने अपना पहला लेवल पूरा कर लिया। वो कैसे? 40,670 636 के एरिया को जब उसने टेस्ट किया तो उस लेवल को पूरा कर लिया। इसलिए मैंने जुमेरात के दिन कहा कि अगर वहाँ से कुछ प्रॉफिट टेकिंग हुई तो कोई हैरान कुन नहीं है। ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि जब कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास मार्केट जाती है तो वहाँ प्रॉफिट टेकिंग होती है। तो इसलिए मैंने ये बात ख़ास तौर पे आपको समझाई कि ये बड़ी नॉर्मल एग्जॉर्शन है। अभी हमें देखना है कि मेजर लेवल सिक्योर करती है या नहीं। और उसके बाद जब 40,295 का जो लेवल था वो दोबारा जुमेरात को भी और फिर जुमे को भी ज़रूरी करार दिया कि इसके ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करती है तो मार्केट ऊपर ही की तरफ जाएगी। फिर जनाब, चूँकि जुमे को 2 सेशन होते हैं, नमाज का वक्फ़ा हुआ, उसके बाद मैंने आपको दोबारा से अपडेट किया मिड डे कॉल में। और मिड डे कॉल में मैंने आपको बताया, हालांकि जुमेरात को इतना बुलिश सेशन था, इतनी बुलिश क्लोजिंग थी, मगर कई स्टॉक ऐसे थे जो हमने आपको एग्जिट्स कॉल दी। कई स्टॉक्स में मना किया कि अब एंटर नहीं होना है। और हमने जुमे को ये देखा कि नमाज के वक्फे तक तो एक तगदूद जारी थी। स्क्रिप्ट कॉल में तो आपको ये अपडेट भी दे दी गई थी कि कैसी ऊपर नीचे हो सकती है मार्केट। तो मार्केट विद इन द रेंज रही जुमे की नमाज से पहले। और वो रेंज क्या थी? वही 40,237 295 का एरिया वापस उसके पास आ गई। गो कि उसने एक हाई बनाया था 40,420 का, मगर वो बहुत जुज़वी वक्ती तौर पे था, वहाँ ज़्यादा देर बुल्स रुक नहीं सके। तो हमने जो मिड डे कॉल दी, जिसमें जो यूट्यूब पर भी अपडेट हुई और जो चार्ट की शक्ल में भी आपको बताया गया कि नमाज के बाद 40,237 हमारा एग्जिट प्लान होगा, हम नहीं रुकेंगे मार्केट में। और अगर मार्केट 295 के ऊपर ट्रेड करती है तो देखेंगे, और सही मानों में जब मार्केट 40,360 के ऊपर ट्रेड करेगी तो मार्केट में एक्साइटमेंट आएगी। और मिड डे कॉल में ये तक बता दिया गया कि अगर 360 के लेवल के ऊपर रुक गई तो ये हाई भी टूटेगा और उसके बाद 670 की तरफ दोबारा जाएगी। मगर ऐसा हुआ नहीं। नमाज के बाद मार्केट खुली, थोड़ा ऊपर नीचे हुई और उसके बाद मार्केट नीचे चली गई। और अब आप देखिए कि मार्केट नीचे जाती है तो जो एग्रेशन वाला लेवल था वहां तक नहीं गई। मार्केट 40,026 का लो बनाती है। 40,000 और 39,983 समथिंग कुछ था कि जिसके नीचे हमें एग्रेशन ऑफ बियर्स नजर आ रही थी। मार्केट ने उस लेवल को ब्रेक नहीं किया, मगर बहरहाल 40,237 के बाद हम ऑलरेडी एग्जिट ले चुके थे जुमे के दिन। अब आपके सामने जो स्लाइड है, ग्लिम्स ऑफ द लास्ट वीक। रैपअप में हमारा मकसद ये होता है कि मंडे की कॉल की अहमियत को उजागर करें और बताएं कि मंडे को क्या कहा गया था। इस स्लाइड को अच्छी तरह देखें कि मंडे के दिन आपको कॉल में कौन से लेवल बताए गए। अब आपके सामने मौजूद है, यही लेवल मैं आपको आगे दिखाने जा रहा हूं। अब जनाब, आपके सामने दूसरी स्लाइड है जिसमें मैंने चार्ट दिखाए। आप उन चार्ट्स पे जाइए। अब आप देखिए कि उन चार्ट पे जो पोजीशन है वो क्या दिखाई गई है। जनाब, सब में पहले तो आप मंडे कॉल में आपने देखा होगा कि हमने ये कहा कि अगर 40,004 के नीचे ट्रेड करेगी डिप्रेस, 39,633 के नीचे ट्रेड करेगी एग्रेशन ऑफ बियर्स, और 40,295 के ऊपर बुल्स एफर्ट, और 40,670 तक अच्छा है, मगर आप इसको बुलिश नहीं कहेंगे, बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। ये बात बड़ी वाज़े तौर पे ऑन रिकॉर्ड यूट्यूब पे हमारी कॉल मौजूद है 25 जुलाई की, उसमें ये बात आपको समझाई गई। और यही आप जो ग्लिम्स की जो पहली स्लाइड है उसमें देख रहे हैं। अब जनाब, होता ये है कि मार्केट 670 की तरफ भी जाती है,
मेरे ख्याल में 636 का कुछ या हाई बनाती है, 26 या 36 का, और उसके बाद फिर मार्केट नीचे आ जाती है। मार्केट 473 पॉइंट अपने हाई से नीचे आके क्लोज होती है, जो कि अभी भी मेरे लिए हैरान कुन नहीं है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वहां से प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है। जनाब, जो बात चाह रहा हूं मैं आपको, उन लेवल्स की अहमियत बताना चाह रहा हूं। अगर आप चार्ट पे देखिए, मैंने लाइनें लगा के बताया है, 40,004, 39,633 और 40,670। अब आप उन पांचों सेशंस को मिला के देखिए, इन लेवल्स की अहमियत क्या थी। अगर इन चीज़ों को आप समझेंगे तो आप जब हम कॉल देते हैं उसमें लेवल्स की अहमियत पर जब बात करते हैं तो आप उस पर अमल पैरा हो सकेंगे। बहरहाल मार्केट आगे गई और उसके बाद मार्केट जो है थोड़े से गेन के साथ बंद हो गई। इनफैक्ट आप कह सकते हैं इनडिसीशन में बंद हो गई। 73 पॉइंट्स जायद मार्केट रही, इजाफा हुआ, और तकरीबन 4.27% वॉल्यूम हमारा पिछले हफ्ते के मुकाबले में कम रहा। अब जनाब चलते हैं एनसीसीपीएल के नंबर्स देख लेते हैं। आपके सामने एनसीसीपीएल के नंबर्स यहाँ होते हैं, ये मैं आपको पिछले साल तक के नंबर दिखाता हूँ। तो एनसीसीपीएल के नंबर जो हैं अगर हम देखें तो मुझे एक तो ये लोकल फंड की सेलिंग नहीं समझ आती। मतलब बेशक मार्केट गिर रही है, मगर इस वक्त जब लोकल इन्वेस्टर फॉरेन फंड्स बाइंग कर रहा है तो हमारा लोकल फंड्स किस हिसाब से माल बेच रहा है, क्योंकि मुसलसल सेलिंग रही। अगर मैं वीक बाय वीक देखूं, और ये महीना भी सेलिंग में क्लोज कर दिया उन्होंने, ओवरऑल ये काफ़ी नेगेटिव इनकी स्ट्रेटजी नज़र आ रही है। ये जो महीना इस वक्त बंद हुआ है तो हमें जो है अगर मैं बात करूं इसकी जुलाई की, तो जुलाई में हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है फॉरेन फंड्स की, जो कि हमारे लिए एक खुशाइंद बात है। और आपके सामने ये दोनों चार्ट हैं जो वीकली और डेली चार्ट हैं। आप देख सकते हैं कि मंदी इस्टेब्लिश, बट कोशिश ये की जा रही है, बुल्स डेस्परेट हैं कि सपोर्ट फॉर्म करें। ये चीज़ आपको नज़र आ रही है, ठीक है जनाब। तो ये इस वक्त रैपअप है। ये वीक हमारे लिए बहुत अहम था। इसमें मैंने आखिरी स्लाइड में आपको दिखाया पाकिस्तान पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम। बदकिस्मती से अगर आप देखें तो जब हम पिछले वीक क्लोज हुए थे तो हमारे सामने एक इलेक्शन था। उस इलेक्शन के नताइज के बाद सीएम पंजाब का इलेक्शन था। सीएम पंजाब के बाद आजकल ओथ टेकिंग सेरेमनीज बहुत हो रही हैं। तो हमजा शहबाज ओथ उठा लेते हैं, उसके फ़ौरन बाद सुप्रीम कोर्ट आता है। सुप्रीम कोर्ट रात के 2 बजे परवेज़ लाई साहब को ओथ दिलवा देता है। तो ये तमाशे जो चलते रहे, तो पाकिस्तान का पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम मैंने बयान करने की कोशिश की है इस आखिरी स्लाइड में, कि पाकिस्तान की जो रैशनल थिंकिंग थी वो मुश्किल से 1 से 2 साल शायद चल सकी हो। जितनी तारीख़ पाकिस्तान की सियासी तारीख़ को मैं देखता हूँ, ये समझता हूँ, तो रैशनल थिंकिंग जो थी वो मुश्किल से 1 से 2 साल चल सकी हो। उसके बाद पाकिस्तान में सिर्फ पावर की दौड़, रस्साकशी की कैफियत और एक पागलपन की सूरत हाल, जिसको मैं क्रेजीनेस कह सकता हूँ, सियासतदानों, इस्टेब्लिशमेंट और इदारों के दरमियान देखी गई। और उसकी वजह से सरमायादार और छोटे, एक आम आदमी से लेकर छोटा कारोबारी, बड़ा कारोबारी, ख़ास तौर पे एक्सपोर्टर बहुत शदीद मुतासर होता रहा। मुझे याद है आज से 10-15-20 साल पहले यूरोप में एक पाकिस्तानी एक्सपोर्टर थे, लेदर के एक्सपोर्टर। उन्होंने मुझसे एक बात कही थी, कहने लगे हम यहाँ आते हैं और डील करके जब पाकिस्तान जा रहे होते हैं वापस, हमें नहीं पता होता वहाँ कौन सा नया एसआरओ आ गया हो, कौन सी नई रेगुलेशन आ गई हो, और हमें जो है जो हम डील करके आए उसका हम क्या करेंगे। हम 2 साल या 3 साल के लिए माल बेच के हम वापस पाकिस्तान जाते हैं। तो बड़ी एक टेंस सिचुएशन में कारोबारी जो लोग हैं वो रहते हैं। उसकी वजह मालियाती पॉलिसी, इकोनॉमिक मैनेजर की, जो पाकिस्तान के इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं उनकी नाअहली है, और उनके ऊपर इदारों की नाअहली,
जो इदारे सबोताश कर रहे इस सूरत हाल को। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, पाकिस्तान में बेहतरीन मईशत के लोग मौजूद हैं, पाकिस्तान में बेहतरीन कारोबारी मौजूद हैं, पाकिस्तान में हर शोबे के शानदार लोग मौजूद हैं, मगर इदारों ने उन लोगों को पनपने नहीं दिया। बहरहाल ये पाकिस्तान का पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम मैंने दिखाने की कोशिश की है, माँ सिवाय 1-2 साल के बाकी जितनी पाकिस्तान की ज़िंदगी है उसमें इस क्रेज़ी लोगों ने पाकिस्तान को सिर्फ परेशान किया। तो बहरहाल ये हफ़्ता बहुत सियासी गड़बड़ के साथ रहा। यहीं पर हम इस रैपअप को ख़त्म करते हैं। दुआ करता हूँ कि आप लोग कामयाब रहें, बेहतर ट्रेड करें, आपका इन्वेस्टमेंट महफूज रहे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।